ओके, तो यूनिट का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या चीज। देखिए, आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया है, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है आपने, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हमने देखा चार्ज आपका रेस्ट में होता है, फिर वो चार्ज जब मोशन में आ जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या बनाता है, करंट। और करंट के होने के कारण आपकी क्या बनता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। इस तरह से हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से आपका क्या बनेगा, करंट बनेगा। नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो यानी कि करंट, मैग्नेटिक इंडक्शन। उल्टा भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था, करंट की वजह से आपका क्या बन रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका क्या बनेगा, करंट बनेगा। इस यूनिट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो देखो क्या है, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले बोला, आपका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, किसके कारण इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, जब किसकी वजह से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होना चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कैसा चेंज मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनता है इलेक्ट्रिक करंट, कैसे जनरेट होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। या दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती थी, मैंने पढ़ाई हुई है तुम लोगों को। अल्टीमेटली ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ किसके अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, इन ए कंडक्टर। कब, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड विद कंडक्टर चेंजेस। दोनों में से जो स्टेटमेंट आपको पसंद आती है वो लिख सकते हो। तो इतनी सी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। क्या ये बात सभी को समझ आ गई, सही, यस और नो। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जो मोटर होती है आपकी, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। फैंस जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हैं। जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं आपके, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो अल्टीमेटली आपको पता चल रहा होगा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सभी का यस आ रहा है, मतलब ये समझ आ गई। किसी को समझ नहीं आई तो एन लिख देना, ठीक है। और अल्टीमेटली आपको आइडिया मिल रहा होगा, इन चीजों को पढ़ने के बाद, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ने के बाद, हम यहाँ पे मोटर के बारे में पढ़ सकते हैं, जनरेटर के जाने की जनरेटर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। समझ आ रही है बात, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे हम। इन सारी चीजों को हम यहाँ में, इन सभी चीजों को देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये सारी लाइंस को आपको पढ़ने की जरूरत अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऊपर जो मैंने जो दो स्टेटमेंट बताई उनमें से एक स्टेटमेंट आपने करनी है, इतना सा आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने से पहले आपको याद होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ाया था आपको। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाने के बाद मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ाई थी। पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई थी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक बात याद करो, जब मैंने आपको गॉस थ्योरम पढ़ानी थी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम बोलते थे फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा रहा था, मैंने बोला था मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम पढ़ेंगे। यहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, यहाँ पे क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स होता क्या है, जब बहुत सारी चीजें एक झुंड में चलती हैं, ग्रुप में चलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज होगी यहाँ पे, लेकिन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके बल्कि क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स
एसोसिएटेड विद द सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सिंपल टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। क्या कहा मैंने, एक बार मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आपका सरफेस है, एक सेकंड देना मुझे। ओके, मैसेज आया है किसी का, सर आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही है, एक बार सारे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं यहाँ पे सरफेस बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सरफेस इस तरह, 7:56 p.m. ये आपका है एक, इस तरह से सरफेस बना देना मैंने। ये लीजिए, अब यहां से आपकी क्या हो रही है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं इसको, इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और इसको ऐसे करके क्रॉस करेंगी इस सरफेस को, ऐसे करके। और सारी पता है आपको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सारी पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो मैं यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, ऐसे करके आई और यहां से ऐसे करके बाहर चलेगी। यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और इसको ऐसे क्रॉस करके चलेगी। ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। ये पल्लवी आप क्या कर रहे हो बार बार। अब देखिए, मैंने बोला मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, यहाँ पे होंगी बहुत सारी, मुझे यहाँ पे सिर्फ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो मैंने आपको क्या बोला, जब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन वहां पे एक टर्म और लिखी हुई थी, मैंने लिखा यहाँ पे नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से क्या मतलब बन रहा है उसको समझने की अब कोशिश करेंगे। देखो ये कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ एंगल पे, है ना, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर नहीं गया, ऐसे नहीं गया, कुछ एंगल से यहाँ पे पास हो रहा है, कुछ एंगल बना रहा है ऐसे करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये कुछ एंगल बना रहा था, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है ऐसे करके थीटा। और ये वाला राइट इधर वाला जो कंपोनेंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, तो इसका नाम क्या होगा, बी कॉस थीटा। और इसका नाम क्या होगा, वी साइन थीटा। मानते हो बात को, कोई प्रॉब्लम है इसमें। इसका नाम क्या होगा, बी साइन थीटा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगी और यहाँ पे आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखिए क्या लिखा था स्टेटमेंट में, द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस। सरफेस कौन सा, ये वाला, और इस सरफेस का मान लो एरिया कितना है, ए। The magnetic flux associated with the surface is defined as the total number of magnetic lines of forces। कितनी, total number of magnetic lines of forces passing through it। कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मली। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड था आपका, जो 90 थीटा एंगल बना रहा था, इसका इफेक्ट कौन सा वाला लेना मुझे, जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, यानी कि ये वाला कंपोनेंट मुझे यूज करना है। और इस कंपोनेंट का नाम क्या है, बी कॉस थीटा। इस कंपोनेंट का नाम क्या है, बी कॉस थीटा। इतने से एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ, बी कॉस थीटा। सॉरी, कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ आपका, बी कॉस थीटा। तो टोटल एरिया कितना है इसका, ए। तो मुझे बताओ, अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स को फाई के साथ लिखते हैं, फाई होता है ना ये। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो ई लिखते थे। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक के लिए हम क्या यूज करते हैं, बी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एरिया इनटू कौन सा कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। ये वही कॉन्सेप्ट, एक चीज दिख रही है यहाँ पे, ये क्या है, ए बी कॉस थीटा। ये वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगा हुआ आपका, अगर यहाँ पे कॉस थीटा लगा है तो मीन्स ये क्या होगा आपका, डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी हुई आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखना, फाई बी। रितिका अपना माइक ऑफ करो। ए बी किसके बराबर होगा आपका, बी डॉट ए के बराबर होगा। देखिए मैंने क्या किया, हमने बोला
मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होता है? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। किसका प्रोडक्ट होता है ये? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ, किसका नॉर्मल कंपोनेंट? मैग्नेटिक फील्ड का। द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया इस सरफेस के एरिया का प्रोडक्ट होता है। और मैंने आपको ये करके भी बता दिया। अप टू हियर इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट ही और शी कैन आस्क। अब देखिए, यहां तक तो आपको बात समझ आ चुकी है कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नहीं पता तो फिर आगे समझ नहीं आएगी। अल्टीमेटली हमने देखा 5b के बारे में, 5b जो कि क्या है? b डॉट a। व्हाट इज b? b इज ए मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज a? a इज ए एरिया ऑफ सरफेस। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, कुछ केसेस भी कर लेते हैं फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी। केसेस भी चलो एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, अभी तुम लोग ही मुझे बताओ, एक बार पीछे स्पेस बची है वहां पे भी लिख देता हूँ मैं। हाँ, यहां से शुरू करते हैं। स्पेशल केसेस, केसेस। पहला केस देखो, अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर जो आपकी एंगल है थीटा वो 0 डिग्री हो जाती है। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या? ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ना ऐसे करके, ये ऐसे ना आता बल्कि ऐसे करके पास हो रहा होता, इस तरह से ऐसे करके, तो एंगल ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाती? 0 डिग्री हो जाती। तो जब आपकी एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि नॉर्मली आपका मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से पास हो रहा हो, तब फ्लक्स कितना बनेगा वो हमें बताओ। तो 5b कितना होगा? बी ए कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वी ए। यानी कि फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? आपका मैक्सिमम होगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? जब एंगल कितनी हो? 0 डिग्री हो, तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करता है एक सरफेस के साथ, दैट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर यही एंगल अगर कितनी हो जाए? 90 डिग्री। जब एंगल कितनी हो जाए? 90 डिग्री, तो 5b मैग्नेटिक फ्लक्स, बी ए क्या होगा? कॉस 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 डिग्री सभी को पता है कितना होता है? 0। तो वी ए इंटू क्या होगा? 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका? 0, यानी कि मिनिमम। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं करेगा। खुद ही सोच के देखो यार, 90 डिग्री का मतलब क्या है? आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं पर वो ऐसे करके जा रही हैं। क्या इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुई ऐसे करके जा रही है? यही तो है 90 डिग्री। ये जो एंगल ऐसे करके बन रही थी ये ऐसे हो जाए तभी 90 डिग्री होगा ना। तो जब 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एंगल बनाता है सरफेस के साथ, उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक करता है सरफेस के साथ, दैट विल बी 0। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। जब मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको इसके यूनिट्स भी बताए थे। इसके फ्लक्स के, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे एक बार वापिस मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ यूनिट्स की। फैराडेस लॉ एक्सपेरिमेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, यूनिट्स देख लेते हैं। अगर बात करें हम किसकी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। क्या होगा? वेबर। और सिंबल क्या होता है इसका? डब्ल्यू बी, कैपिटल डब्ल्यू होगा, ध्यान रहे। सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। और इसको आप ऐसा भी इसका लिख सकते हो, 1 वेबर किसके बराबर होता है? 1 वेबर किसके बराबर होता है? 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। और भी इसके यूनिट्स लिख सकते हो आप अलग अलग फॉर्म में, टेस्ला की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, किसी का मैसेज आया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तो है पर आप पता नहीं कौन हो। बाजवा, वेरी गुड इवनिंग बाय द वे, पता नहीं है कौन है। ओके, तो 1 वेबर किसके बराबर है? 10⁸ मैक्सवेल। तो ये हो गया आपके यूनिट्स हो गए, इसके रिलेशनशिप हो गया, एक वेबर किसके कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। आपने इसके केसेस डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो एक बार हम टाइम देख लेते हैं, हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है।
लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। ओके ठीक है, टाइम है हमारे पास। पहले एक बार सारे मुझे बता दो, क्या ये सारी बातें सभी को समझ आ गई हैं कि नहीं आई हैं? किसकी? ओके, अब बात करते हैं फैराडेस एक्सपेरिमेंट्स। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक आपको बातें आगे समझ नहीं आएंगी। फैराडेज लॉज पढ़ने हमें फैराडेज लॉ तभी समझ आएंगे अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ आए होंगे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ आए होंगे तभी आपको ट्रांसफार्मर के बारे में समझ आएगी, बात समझ आ रही होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट समझना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म किए गए उसको समझते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया फिनोमिना ऑफ फैराडे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इस फिनोमिना को किसने इंट्रोड्यूस किया? फैराडे ने किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान रहे आपको इसको कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं है, इन टॉपिक्स को। ये जो ना फैराडे एक्सपेरिमेंट, इसको कॉपी पे नोट करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन नोट कर लेना, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, फैराडे ने किया क्या? फैराडे टुक ए कॉइल एंड अटैच ए गैल्वेनोमीटर टू इट। एज देयर इज नो बैटरी अटैच देयरफॉर देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट। उसने क्या किया? एक कॉइल ली, ठीक है, इस तरह से। उस कॉइल को लगा दिया क्या? गैल्वेनोमीटर। अब मुझे जहां पे जरूरत नहीं है गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में बताने की, सभी को पता है जब भी कोई गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट, थोड़ा सा भी करंट पास होगा तो उसकी नीडल क्या कर जाएगी? डिफ्लेक्ट कर जाएगी, जहां तो लेफ्ट साइड जाएगी जहां राइट साइड जाएगी। फिर उसने क्या किया? ही ब्रॉट द मैग्नेट नियर द कॉइल। अब जब वो, यहां पे मैं थ्योरी नहीं पढ़ता, सीधा डायरेक्ट यहीं से समझाता हूं। देखिए, एक उसने क्या किया? कॉइल को लिया, कॉइल को इस तरह से टर्न्स मारे हुए थे उसने, और यहां पे क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया। सभी को दिख रहे हैं ना ये डायग्राम? जब मैं जूम करूं थोड़ा, इस तरह से उसने क्या किया? गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, किसको? इस कॉइल को। फिर उसने क्या किया? इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाना शुरू किया। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेट है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही हैं, दिख रही होगी तुम लोगों को। जब ये इसके पास, जब ये दूर है, ये मैग्नेट इससे क्या है? दूर है कॉइल के, तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो क्या होगी? कम होगी, सिर्फ 2-3 लाइंस ही पास हो रही होंगी। लेकिन जैसे जैसे आप इस मैग्नेट को इसके पास लाते जाओगे तो इसके अंदर से ज्यादा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, और जितना और पास आएगा और ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यही तो होता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है एक सरफेस से। तो जब मैग्नेट दूर है, जब मैग्नेट क्या है आपका? दूर है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा होगा कॉइल के साथ वो कम होगा। जब मैग्नेट इसके पास आता जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा होगा वो ज्यादा होगा। धीरे 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 मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे इस मैग्नेट को आप इसके पास लाते जाओगे। हाँ, स्नेहा महाजन ने डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया पर मुझे समझ नहीं आ रही है। इसको हम आप पहले ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में डाल देना ना क्या है, फिर मैं वहां पे चेक कर लूंगा एक बार, कॉपी पे लिख के फोटो भेज देना मुझे। पहले यहाँ पे समझ लो अभी। तो देखो क्या है, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट मैं इसके पास लाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा होगा कॉइल के साथ, दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब ये मैग्नेट इसके पास ला रहा था ना फैराडेज, तो क्या हुआ? उसने इसने नोटिस की एक चीज। क्या नोटिस किया? पहले गैल्वेनोमीटर की नीडल हमेशा कहां पे होती है? जीरो पे। उसने नोटिस किया गैल्वेनोमीटर की नीडल किस तरफ चली गई? इस तरफ चली गई है। मान लीजिए किस तरफ चली गई? राइट साइड चली गई। फिर उसने क्या किया? उसने इस मैग्नेट को बिल्कुल इसके पास लाके रोक दिया, और उसने नोटिस किया जब इसके पास इस मैग्नेट को रोक दिया है, अब नीडल वापस कहां पे आ गई है? जीरो पे आ गई है। यहां पे मैं बनाता हूं, ये जो नीडल थी गैल्वेनोमीटर की वापस कहां पे आ गई? जीरो पे आ गई। फिर उसने वापस एक और एक्टिविटी की। उसने क्या की? इसी मैग्नेट को, सुनते रहना कहानी, इसी मैग्नेट को उसने क्या किया? दूर लेके जाना शुरू कर दिया, अवे फ्रॉम द कॉइल। जैसे जैसे वो दूर लेके जा रहा है, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ क्या हो रहा था? ज्यादा लिंक हो रहा था। जैसे जैसे वो उसने दूर लेके जाना शुरू किया तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ जो लिंक हो रहा था दैट विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। खुद सोच के देखो, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, जब दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? कम होगा।
तो जब मैग्नेट दूर जा रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे 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 क्या हो रहा था, कम हो रहा था, यानी कि चेंज हो रहा था। तो उसने एक चीज नोटिस की, जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की इस बार कहां चली गई है, लेफ्ट साइड चली गई है। उसने क्या देखा, जब मैग्नेट पास ला रहा है तो मैग्नेट पास लाने का मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो रहा है तो जो नीडल थी वो राइट साइड चली गई थी। जब वो मैग्नेट को दूर लेके जाने लगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगा। खुद ही सोच के देखो, मैग्नेट दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ही होगा ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। हाँ वही आप बोल रहे हो लेफ्ट साइड जा सकते हो, तो लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं। वो डिपेंड करेगा किस तरफ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जरूरी नहीं कि लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड जाएगा, यहां पे देखो, अगर इस केस में ये लेफ्ट साइड की होती नीडल, तो जब मैं इस मैग्नेट को मैं क्या करूंगा, दूर लेके जाऊंगा, तो इस केस में नीडल किस तरफ चली जाती है, राइट साइड चली जाती। उसका कोई इशू ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझो, कंक्लूजन क्या मिला हमें वो देखेंगे हम। ठीक है। अब होता क्या है, जब मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे थे तो क्या नोटिस किया फेरेडे ने, नोटिस किया कि नीडल इस बार किस तरफ चली गई है, लेफ्ट साइड चली गई है। तो अल्टीमेटली उसको ये बात समझ आने लगी कि जब भी मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करूंगा कॉइल के साथ, तो इस कॉइल के अंदर क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। उसको कैसे पता चला करंट बन रहा है, क्योंकि नीडल ने क्या की, डिफ्लेक्शन की। लेफ्ट साइड जा रही है राइट साइड जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। नीडल जब भी डिफ्लेक्ट करती है गैल्वेनोमीटर की, मींस करंट बना है। गैल्वेनोमीटर के अंदर से क्या फ्लो किया है, करंट फ्लो किया है। आगे और भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे इसके, आपको और समझ आएगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिली, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कोयल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन ए कोयल। बस इतनी सी लाइन उसको समझ आई। क्या समझ आया, जब भी आपका रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में, मैग्नेट के बीच में और कॉइल के बीच में, वो इंड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आ रही होगी बात। यहां से एक हम अच्छे से कंक्लूजन कर पा रहे हैं, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज लिंकिंग टू द कॉइल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि लिंक कर रहा होता है आपका कॉइल के साथ, उसके कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है। क्या मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है, हाँ हो रही है। इसी तरह से और भी हमें कुछ चीजें देखने को मिली हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। आई थिंक अभी हमारा टाइम हो चुका है, हाँ टाइम हो गया है। बाकी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड एंड थर्ड, हम कल डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो अभी तक किसी